देखते हैं आज क्यूबेसिटी। तो सबसे पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या देखते हैं, तो लेविस नामक साइंटिस्ट ने इस क्यूबेसिटी कॉन्सेप्ट को बताया था 1901 ने क्यूबेसिटी को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इसमें बताता है कि बाय यूटिलाइजिंग द फ्री एनर्जी फंक्शन जी इंट्रोड्यूस टू कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूबेसिटी फॉर रिप्रेजेंटिंग द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ रियल गैस व्हिच इज क्यूट डिफरेंट फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस। इन्होंने क्या बताया, तो अकॉर्डिंग टू लुईस gives free energy फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन होता है जी, ये गिव्स फ्री एनर्जी फंक्शन होता है जी का इन्होंने का यूटिलाइज या यूज करके एक कॉन्सेप्ट दिया जो था क्यूबेसिटी। इन्होंने क्या किया, गिब्स नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने लेविस नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, तो फ्री एनर्जी जो फंक्शन होता है जी का यूज करके एक कॉन्सेप्ट दिया, वो कॉन्सेप्ट था क्यूबेसिटी। अब ये जो क्यूबेसिटी है यह क्या करता है, तो इस क्यूबेसिटी के द्वारा लेविस ने रियल गैसेस के एक्चुअल बिहेवियर को एक्सप्लेन किया, जो कि आइडियल गैस या गैसेस के बिहेवियर से क्यूट डिफरेंस रखता है, क्यूट डिफरेंस रखता है। तो सिंपल इंट्रोडक्शन में बताया गया कि गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है, जिसको हम लोग जी से उसके फंक्शन को डिनोट करते हैं, इस जी को यूज करके लेविस नामक साइंटिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूबेसिटी। और इस क्यूबेसिटी के अकॉर्डिंग लेविस ने क्या किया, तो रियल गैस के एक्यूट बिहेवियर, एक्चुअल जो बिहेवियर होता है उसको बताया, उसका एक्सप्लेनेशन दिया कि वह आइडियल गैस से किस प्रकार से अलग बिहेवियर रखता है। क्लियर है? तो यही चीज इसमें इंट्रोडक्शन में बताया। आगे बताते हैं वेरिएशन ऑफ फ्री एनर्जी विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हम क्या करते हैं, वेरिएशन करते हैं, वेरिएशन ऑफ फ्री एनर्जी का क्या कर देते हैं, वेरिएशन करते हैं विथ, इसके साथ, तो विथ प्रेशर के साथ इसका वेरिएशन करते हैं। इसमें हम कांस्टेंट लेकर के चलते हैं, एक कांस्टेंट टेम्परेचर को कांस्टेंट लेकर के चलते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, तो गिवन बाय
तो इसके द्वारा लिख सकते हैं इसको। तो कैसे लिखा जा सकता है ये इसके लिए फॉर्मूला, तो जी का जब हम वेरिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, प्रेशर के रिस्पेक्ट में, और कांस्टेंट क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर को। ठीक है, अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इस बेसिस पर यह किसके बराबर होगा, तो यह बराबर होता है V। V क्या है, तो वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर अ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल आइडियल गैस के लिए देखें तो देखो, तो यहां हम बता सकते हैं फॉर 1 मोल आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए जो वॉल्यूम होता है V होता है वह किसके बराबर होता है, आइडियल गैस के लिए वॉल्यूम क्या होता है, PV इज इक्वल टू RT या nRT। तो n का यहाँ पे वैल्यू क्या लेकर चलेगा, 1। ठीक है, तो n को हटा दिया उसके जगह पे 1 है। तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है, V, तो R बाई RT बाई V। क्लियर है, ये तो मालूम, ये मालूम है। n लिखते हैं यहाँ पे, n क्या है, मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या को मैं 1 मान करके चल रहा हूँ, तो इसको हटा दिया तो क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू RT। अब PV इक्वल टू RT, तो V का वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा PV से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। क्लियर है, तो ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो RT बाई V ये लिख सकते हैं। इसको दे देता हूं मैं पहले वाले की इक्वेशन 1, और इसके बेसिस पर मैं क्या लिख सकता हूं, तो क्या लिख सकता हूं बोलो तो, V की जगह पे इसको लिख सकता हूं, तो क्या लिख दूंगा, डेल G बाई डेल P विथ कांस्टेंट T इज इक्वल टू, V की जगह पे लिख सकता हूं RT बाई, बोलो जितना लिखना समझ में आया। किसी को देखो तो और क्या कर सकता हूं, अगर इसको लिखना चाहूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्या देखो ये जो है इसको हटा दें तो डी हो जाएगा इज इक्वल टू डेल टी है उस साइड इंटू में चला जाएगा। तो देखो आर टी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो इसको दोनों के बीच में लिख दिया, और वेरिएशन किसमें हो सकता है, तो डी पी बाई वी। बोलो ये लिख सकता हूं कि नहीं, ठीक है। अगर इस फॉर्म में रहेगा तो इसको डेल लिखेंगे, जनरल फॉर्म में ले रहे हैं तो इसको डी स्मॉल। क्लियर है ये चीज, तो देखो इसको ये लिखा जा सकता है, इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। बोलो क्लियर है, आगे बढ़े। इफ n moles of ideal gas, if n moles of gases, देखो तो अगर मोलों की संख्या एक नहीं, क्या है n, तो इक्वेशन 2 को रिटर्न एज कैसे लिख सकते हैं, तो इक्वेशन 2 इज रिटर्न एज कैसे लिख सकते हो बोलो तो, dg इज इक्वल टू dg इज इक्वल टू इसको लिखो t कांस्टेंट, कैसे लिखेंगे इसको, तो यहां पे भी क्या लिखेंगे, t कांस्टेंट है, क्या लिखेंगे बोलो, n मोल है, n मोल के लिए n आ जाएगा कहां पे, RT के सामने है, तो ये हो जाएगा क्या nRT, और इधर देखोगे तो जैसा का ये हो जाएगा ऐसा, तो ये आ गया हमारा ये एक्सप्रेशन। इसको दे देते हैं इक्वेशन 3। आगे देखें, इसी को ही क्या हम ये लिख सकते हैं, dP बाई dN जो होता है dP by P is equal to d
लॉन पी, डी लॉन पी के बराबर होता है। ठीक है, ये क्या है, तो ये जो इंटीग्रेशन होता है उसका एक फॉर्मूला है, इसके बेसिस पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dg at constant temperature is equal to nRT into d ln p, ये हो जाएगा हमारा, इसको दे देते हैं इक्वेशन 4। लॉन लॉग का ही फॉर्म है वो, लेकिन उसको पढ़ते हैं हम लोग लॉन, लॉग, ये भी लॉग है, ये भी लॉग, लेकिन इसको पढ़ा जाता है लॉन और उसको पढ़ा जाता है 10 बेस लॉग। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करते हैं इसमें, तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 है, उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमको प्राप्त होता है v गेट, तब हम वहां से इंटीग्रेशन से प्राप्त करते हैं क्या, तो ये हमको मिलता है यहाँ पे dg है, डिफरेंशिएशन में है, डिफरेंशिएशन का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। क्लियर है, d है पहले, इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, उसके बाद उसका अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन है एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिलाइज कर देंगे, और साथ ही साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या होगा, तो उसका हमको क्या मिलेगा, तो उसका हमको एक कांस्टेंट, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट प्राप्त होगा। ठीक है, तो इससे देखो क्या मिलता है, तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा g इज इक्वल टू g स्टार प्लस nRT, ये प्राप्त होगा, और साथ ही साथ यहां से हमको प्राप्त होगा ln p। देखो तो यहाँ भी डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल होकर के सीधा ln n बन गया। यहाँ पे देखिए dg है, d और इंटीग्रेशन दोनों कैंसिल होकर के g बन गया। ठीक है, और क्या है, ये तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट का कांस्टेंट ही है, साथ में जब डिफरेंशिएशन वाले टर्म्स है उसको जब हम इंटीग्रेशन में चेंज करते हैं, ठीक है, तब वहां पे हमको इंटीग्रेटेड कांस्टेंट डालना पड़ता है जो कि g स्टार है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख देना, where g star is integrated constant, जहां पे g स्टार क्या होता है, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट होता है। बोलो क्लियर है ये चीज, इसको दे देते हैं इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 देखो, इसको 4 लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 4 में ही ये काम हुआ है, ये वाला इंटीग्रेशन इसी का किए हैं तब ये आया। ठीक है, और जी क्या है, तो जी है हमारा इंटीग्रेटेड कांस्टेंट। अब when pressure T is equal to 1 the equation 5 becomes, देखो अगर हम when प्रेशर जो होता है P, इसको अगर हम 1 मान करके चले, प्रेशर क्या मान करके चले, 1 मान करके चले, तो क्या होगा, तो क्या होगा, द इक्वेशन 5 becomes, तो हमको जो इक्वेशन 5 है वो क्या प्राप्त होगा, वो क्या प्राप्त होगा, तो अगर P 1 मानी तो देखो तो क्या मिल गया यहाँ पे, ln 1। ठीक है, और ln 1 का वैल्यू क्या होता है, ln 1 का वैल्यू क्या होता है, ln 1 का वैल्यू 0, और 0 है तो ये वाला टर्म्स देखो,
होगा, इतने का वैल्यू 0, तो 0 का किसी के साथ भी गुणा करोगे क्या होगा 0, तो क्या मिल जाएगा यहां से मेरे को, यहां से क्या मिल जाएगा G इज इक्वल टू G स्टार, यही प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है यह क्या बताता है, G इज इक्वल टू G स्टार क्या बताता है, तो इसको बोलता है thus the integration constant is of the free energy of n moles of an ideal gas at temperature T when the pressure P is unity. Equation 5 gives the free energy of the ideal gas at temperature T and pressure P. तो यहाँ पे क्या बोलता है, यह इक्वेशन n मोल आइडियल गैस के लिए एट कांस्टेंट T, एट कांस्टेंट T मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर एंड प्रेशर को यूनिटी रखने पर, प्रेशर को यूनिटी रखने पर इंटीग्रेटेड कांस्टेंट gives free energy A इक्वल होता है। देखो यहाँ पे ये जो बोला ये समझ में आया कि नहीं, क्या बोल रहे हैं, एक मोल आइडियल गैस के लिए जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर और प्रेशर को यूनिटी रखने पर, ठीक है, क्या प्राप्त होता है, तब हमको यह प्राप्त होता है कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है वह इंटीग्रेटेड कांस्टेंट के इक्वल होता है, या इंटीग्रेटेड कांस्टेंट गिब्स फ्री एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, कब तब जब हम आइडियल गैस को n मोल लें और उसका टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें और प्रेशर को यूनिटी रख देते हैं तब। क्लियर है ये चीज, तो यही चीज यहाँ पे बता रहा है। हाँ, यूनिटी मतलब 1। इक्वेशन 5 gives the free energy of ideal gas। देखो तो यहाँ पे इक्वेशन 5 जो है वो क्या दिखाता है, तो यहाँ पे बताता है इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट the free energy of an ideal gas, आइडियल गैस के लिए क्या होता है वो, तो फ्री एनर्जी को दिखाता है। ठीक है, कब, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट pressure, at constant temperature and pressure P। तो इक्वेशन 5 क्या होता है, तो इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट करता है इस चीज को, तो फ्री एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, ये है हमारा इक्वेशन 5। ये इक्वेशन 5 क्या दिखाता है, तो ये दिखाता है देखो इस चीज को, फ्री एनर्जी को दिखाता है वह किसके लिए, तो किसी भी आइडियल गैस के लिए, कब, जब उसका टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो और प्रेशर भी उस पर प्रेजेंट हो। ठीक है, तो प्रेजेंस P प्रेशर लिखो, इसको प्रेजेंट लिखो, प्रेजेंट P या प्रेशर P ऐसा है। ठीक है, डबल अलग होगा, नहीं तो फिर क्या समझोगे, कांस्टेंट T एंड P ऐसा समझ लो, है ना। तो इस कंडीशन देखें तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, क्या कर ओनली सिर्फ
टेम्परेचर ही कांस्टेंट है। क्लियर है ये चीज? अब आगे देखें तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, तो इक्वेशन 3 कहां पे है, ऊपर में है। तो इक्वेशन 3 का इंटीग्रेशन प्रेशर P1 एंड P2 के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट टेम्परेचर पर करते हैं। तो क्या बोल दिया कि जो इक्वेशन 3 है उसका अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग इस पर, तो प्रेशर P1 और प्रेशर P2 के बेसिस, ठीक है, और टेम्परेचर को क्या ले रहे हैं हम लोग, कांस्टेंट ले रहे हैं तब। तो क्या हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हो इसको, तो देखो तो dg, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, G1 और है G2 के रिस्पेक्ट में। आगे देखो ये इंटीग्रेट होगा nRT और क्या है dP/P, P1 और P2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा dP, ठीक, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, क्या आएगा, तो G2 माइनस G1 आएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं इस साइड को, तो ये वाला जा सकता है ऐसा रख देते हैं। यहाँ पे इसको फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, P1 P2 nRT dP/P, ये लिख सकते हैं। तो dg लिख दिया सीधा बुक में, कैसे आया ये समझ में आया, ठीक है, ये हो गया। अब इसका क्या करते हैं, तो यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो dg इज इक्वल टू nRT, ये तो कांस्टेंट है, सामने आ गया। इंटीग्रेशन बस इसी का होगा, लोअर लिमिट देन अपर लिमिट, तो क्या होता है, तो ये हो जाएगा ln अपर लिमिट टू लोअर लिमिट होता है, ठीक है, तो वही चीज है, ये देखो ln अपर लिमिट डिवाइडेड बाय लोअर। क्लियर है? यहाँ पे एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, वो स्टेप क्या है, तो ये देखो nRT बाहर आ जाएगा और यहाँ पे लिखोगे P1/P2 इंटू dP/P, और यहाँ से ये फिर आता है ये प्रेशर, ठीक है, तो वो स्किप कर रहा हूँ क्योंकि जरूरत नहीं है इसका, इतना तो समझ में आता है, ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा, तो इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन 6, ये हमको जो प्राप्त हुआ ये हो गया हमारा इक्वेशन 6। अब इसमें क्या करते हैं, तो फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, अगर 1 मोल गैस लें तो इक्वेशन 6 दी गई, उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो n हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, del G इज इक्वल टू RT ln P2/P, बोलो ये प्राप्त होगा, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 7। यहां तक समझ में आया सबको? अब देखो लेविस क्या कहता है, तो लेविस कहता है इक्वेशन 5 एंड 6, 5 और 6 जो होता है यह रियल गैसेस के लिए वैलिड
नहीं होता। तो किसकी किसकी बात कर रहा है? तो 6 कौन है? ये वाला है 6, 6 और 5 कहाँ है? ये दोनों रियल गैस के लिए वैलिड नहीं होता है। क्यों? तो यहां पे है बिकॉज V is equal to RT by P। ये लिए थे, याद आ रहा है? V is equal to RT by P, अर्थात V का वैल्यू RT by P के इक्वल होना चाहिए था, बट क्या है? V का वैल्यू RT by P के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है। किसके लिए? रियल गैस। ठीक है, तो रियल गैस के लिए यह वैल्यू क्या बोल रही है कि RT by P के बराबर या एग्जैक्टली इक्वल नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं V is not equal to RT by P और इसके लिए रियल गैस पे। इसलिए वह क्या हो रहा है? तो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 यह रियल गैस के लिए वैलिड नहीं है। क्लियर है? तो ये हो गया। अगेन इसमें आगे ट्रीटमेंट देते हैं। अब लेविस ने बताया, लेविस ने रियल गैस को एक्सप्लेन या रियल गैस के लिए एक्सप्लेन, लेविस ने रियल गैस को एक्सप्लेन करने के लिए एक फंक्शन इंट्रोड्यूस किया। एक फंक्शन इंट्रोड्यूस किया जो कि इन इक्वेशन को एप्लीकेबल टू रियल गैसेस बनाए। देखो अब उन्होंने क्या किया? तो रियल गैस को एक्सप्लेन करने के लिए एक फंक्शन इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, कौन सा फंक्शन? तो फ्यूरियसिटी, तो उसको बाद में लिखेंगे हम लोग। तो एक फंक्शन इंट्रोड्यूस किया जो कि इन इक्वेशन को एप्लीकेबल टू रियल गैस बनाए, रियल गैस के लिए एप्लीकेबल उसको बनाए। वह फंक्शन था f is called, और इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फ्यूगेसिटी। इज कॉल्ड फ्यूगेसिटी और इसको कहा जाता है फ्यूगेसिटी। जो कि in place of P
पर यूज किया जाता है। जो कहां पे यूज किया जाता है? जो कि कहां पे यूज किया जाता है? जो कि कहां पे यूज किया जाता है? पी के जगह पे, ठीक है, यूज किया जाता है इक्वेशन 4 पर। इसके जगह पे तो प्रेशर के जगह पे फ्यूगेसिटी यूज करते हैं, एफ यूज करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 4 क्या था? इक्वेशन 4 क्या था? dg एक कांस्टेंट t is equal to nRT ln d ln t, ये था, ठीक है। ये कौन सा था? इक्वेशन 4। अब इसी को हम क्या कर रहे हैं, तो इस p के जगह पे अब किसका यूज किया जाएगा? फ्यूगेसिटी। क्यों यूज किया गया ये समझ में आया? तो उसका कारण यहाँ पे लिखा है कि v जो है वह RT बाई p के इक्वल नहीं होता है। तो हम इस v के बेसिस पर हम क्या नहीं कर सकते, तो रियल बेसिस को नहीं बता सकते इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 के द्वारा। तो इसलिए उन्होंने एक दूसरा फंक्शन जो है वो अप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे f का, तो यह इक्वेशन क्या हो जाएगा? dg a constant t is equal to nRT d ln f, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। इसको दे दो इक्वेशन 8। Therefore, इसलिए इक्वेशन 5 may be written as हम इक्वेशन 5 को अब ये लिख सकते हैं, क्या था इक्वेशन 5? क्या था? g is equal to g star plus बोलो nRT ln p था, ठीक है। तो अब इक्वेशन 5 ये था। अब इसके जगह पे देखो, तो p की जगह पे क्या यूज करना है? f यूज करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा f, ठीक है। तो इसको कोष्ठक में रखोगे तो भी ठीक है, नहीं रखोगे भी ये। इसको दे देते हैं इक्वेशन 9। वेयर, जहां पर रियल गैसेस का फ्यूगेसिटी यूनिटी हो तो देखो, तो फ्यूगेसिटी क्या है बोल रहे हैं? यूनिटी है, मतलब f इज इक्वल टू 1 है, तब क्या प्राप्त होगा? Therefore, g is equal to g, ये प्राप्त होगा। हाँ, चलो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या बोलता है, तो यहाँ पे बताता है कि इक्वेशन 9, जो हमारा इक्वेशन 9 है, गिव्स द फ्री एनर्जी ऑफ रियल गैस। यह क्या कहता है? तो यह रियल
गैसेस के लिए फ्री एनर्जी को एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस करता है एट कांस्टेंट क्या टी पर एंड एट कांस्टेंट टी पर एंड पी के प्लेस पर सी सॉरी पी के प्लेस पर ए जो भी है, जो भी क्या है फ्यूगेसिटी, जो भी फ्यूगेसिटी है एंड पी के प्लेस पर फ्यूगेसिटी। उसमें भी लिखे थे देखो तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेजेंस प्रेशर लिखे, क्लियर है। तो वही चीज है पी लिखते हैं हम लोग, लेकिन पी को हम यहाँ पे रिप्लेस कर दिए हैं एच से, इसलिए अब क्या लिखेंगे हम फ्यूगेसिटी एफ लिखेंगे, क्लियर है ये चीज। चलो आगे देखें तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 8 V8 देखो तो अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 8, इक्वेशन 8 का हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। बिटवीन F1 एंड F2 के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में F1 और F2 के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे लिखे देखो देखो सेम प्रोसेस कर रहे हैं, रिस्पेक्ट में कांस्टेंट क्या रहेगा टेम्परेचर, ठीक है। तब हम प्राप्त करेंगे, क्या प्राप्त करेंगे, विकेट हम प्राप्त करेंगे, क्या प्राप्त कर लेंगे बोलो, del G is equal to nRT ln F2 by F1। बोलो इन छोटे छोटे स्टेप को छोड़ दिया, डायरेक्ट इस स्टेप में, क्लियर है, ठीक है। क्योंकि देखो उसी को बार बार लिखने से सिर्फ काफी भरेगा, ठीक है। बाकी यहाँ से ये समझ में आ गया कि ये कैसे है, बोलो क्लियर है इतना। ये हो गया इक्वेशन 10, इक्वेशन 10। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, तो यहां पे हम लिख सकते हैं फॉर वन मोर रियल गैस, वन मोल रियल गैस के लिए देखें तो क्या हो जाएगा, del G is equal to nRT ln F1 sorry F2 by F1 हो जाएगा, ठीक है, होगा n यही होगा। और इस एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वेशन दे देते हैं क्लियर, ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब आगे देखो तो यहाँ पे ये बता सकते हैं हम कि इक्वेशन 10 एंड 11 आर क्या एप्लीकेबल फॉर इसके लिए रियल गैस सिर्फ ओनली, मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ सिर्फ जो 10 और 11 इक्वेशन है यह रियल गैस के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। आगे है फ्यूगेसिटी के लो टेस्ट।
फ्यूगेसिटी एट लो प्रेशर, लो प्रेशर पर फ्यूगेसिटी। तो लो प्रेशर पर फ्यूगेसिटी देखें तो इसमें हम लोग बताते हैं कि जो फ्यूगेसिटी होता है, फ्यूगेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यह फ्यूगेसिटी किससे प्रोपोर्शनैलिटी रखता है? तो प्रेशर से। मतलब हम बोल सकते हैं फ्यूगेसिटी को F से दिखाते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P होता है। प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो फ्यूगेसिटी भी ज्यादा होगी, और प्रेशर अगर कम है तो फ्यूगेसिटी कम है। बट रियल गैस में देखें तो रियल गैस के लिए देखें तो बट रियल गैस के लिए फ्यूगेसिटी एंड प्रेशर के मध्य नॉट प्रोपोर्शनल या के मध्य प्रोपोर्शनैलिटी नहीं होता। रियल गैस का केस देखें, आइडियल गैस के लिए तो होता है, यहाँ पे लिख सकते हो फॉर आइडियल गैस और आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए क्या होगा? तो फ्यूगेसिटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। लेकिन रियल गैस के लिए देखें तो वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसको देखें। बिकॉज F by P is not constant, क्योंकि यहाँ पे F by P जो है वह कांस्टेंट नहीं है। देखो यहाँ पे देखो तो ये है, तो इसमें क्या होगा? तो F by P जो प्राप्त होगा इसको इधर ले आएंगे, वह क्या होता है? वह कांस्टेंट के बराबर हो। जैसे सिंपल सा चीज है, इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बताएंगे तो मान लो मैं डाल दिया G स्टार, तो इनटू ये क्या हो जाएगा? P, इसको इधर ले आया तो क्या हो जाएगा? F by P इक्वल टू G स्टार होगा, जो कि एक कांस्टेंट होगा। क्लियर है? लेकिन इस केस में ये G का जो वैल्यू है यह कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। G स्टार का वैल्यू रियल गैस के केस में कांस्टेंट नहीं होगा। क्या होगा? टेम्परेचर कम है तो कम होगा, टेम्परेचर ज्यादा है तो ज्यादा। क्लियर है? तो ये चीज जो है बुक में नहीं दिया है, तो ये एक्स्ट्रा समझने के लिए बताया, ठीक है। तो ऐसा होगा नहीं होगा वो मैं नहीं जानता, लेकिन ये समझ में आया कि नहीं आया, इसका मतलब तो यही चीज है। F by P is not constant। यहाँ पे क्या देखें तो यहाँ पे बताया जाता है कि F by P का जो वैल्यू है वह कांस्टेंट नहीं होता है। As the pressure is decreases, the behavior of gases approach that of ideal behavior। अगेन इसमें बताते हैं कि जब हम रियल गैस के प्रेशर को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं, तो रियल गैस आइडियल गैस के बिहेवियर को अप्रोच करता है। मतलब क्या है? तो आइडियल गैस के बिहेवियर की ओर जाता है। कब?
जब रियल गैस का प्रेशर को हम क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। तो रियल गैस के प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो क्या हो जाता है, तो उसका जो बिहेवियर है वह कैसा हो जाता है, आइडियल गैस के जैसा होते जाता है। तो देखो ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट आ गया, प्रेशर जैसे ही कम करेंगे क्या हो जाएगा, थिकनेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब यहाँ पे हम बता सकते हैं कि 1/p जो वैल्यू होगा वह कांस्टेंट प्राप्त, ठीक है। देयरफॉर इसलिए क्या कर सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/p, और p जो है वह क्या रखेंगे हम, तो लिमिट में रखेंगे, कहां से, p टू 0 इज इक्वल टू, इसके बाद यूज किए थे याद होगा तो 1, ठीक है। क्या हो रहा है, प्रेशर जो है वह 0 की ओर जा रहा है, ठीक है। उस कंडीशन में यह यूनिटी के बराबर हो, क्लियर है। तो ये चीज यहाँ पे बता रहा है। अर्थात लो प्रेशर पर लो प्रेशर पर फ्यूगेसिटी, लो प्रेशर पर फ्यूगेसिटी लो प्रेशर पर फ्यूगेसिटी इक्वल होता है, इक्वल होता है या फिर प्रोपोर्शनल होता है। फ्यूगेसिटी क्या होता है, जो इक्वल होता है या फिर प्रोपोर्शनल होता है। बट हाई प्रेशर पर फ्यूगेसिटी प्रेशर के इक्वल या प्रोपोर्शनल नहीं होता है। और ये किसके लिए बोल रहे हैं, कौन से गैस के लिए, रियल गैस। आगे देखें तो फ्यूगेसिटी कोएफिशिएंट, फ्यूगेसिटी कोएफिशिएंट, तो फ्यूगेसिटी कोएफिशिएंट के बारे में देखें तो in general fugacity of a real gas related to its pressure by this equation. In generally fugacity को in generally fugacity को रियल गैस के लिए इस फॉर्मूला से एक्सप्रेस करते हैं। तो जनरली कौन से फॉर्मूला से एक्सप्रेस करते हो, जनरली इस फॉर्मूला से, जनरली इस फॉर्मूला से एक्सप्रेस करते हैं इसको। तो देखो क्या लिख सकते हैं इसके लिए, इसके लिए लिखा जाता है
F by P is equal to R. F by P is equal to R. ठीक है, वन की जगह पे मैं आर लिख आर क्या है, इसको एक बार और पढ़ चुके हो, एक्टिविटी की कैसे वहां पे था वो एक्टिविटी दिखा रहा था तो एक्टिविटी कोएफिशिएंट, यहाँ पे फ्यूगेसिटी दिखा रहा है इसलिए फ्यूगेसिटी कोएफिशिएंट ये है। तो यहाँ पे वेयर आर इज क्या होता है फ्यूगेसिटी कोएफिशिएंट, फ्यूगेसिटी कोएफिशिएंट होता है, फ्यूगेसिटी कोएफिशिएंट होता है। तथा आर के वैल्यू का मेजरमेंट आर के वैल्यू का मेजरमेंट कब किया जाता है, तो मेजरमेंट रियल गैसेस का बिहेवियर, रियल गैस का बिहेवियर आइडियल गैसेस के समान होता है तब। देखो क्या बोला, आर इज अ फ्यूगेसिटी कोएफिशिएंट, आर क्या होता है तो फ्यूगेसिटी कोएफिशिएंट होता है, तथा आर के वैल्यू का मेजरमेंट कब करते हैं, जब रियल गैस का बिहेवियर आइडियल गैस के समान होता है। मतलब रियल गैस आइडियल गैस हाँ कब होगा, कब होगा, कब होगा, अर्थात लो प्रेशर पर, ये तो लिखे हैं ना, लो प्रेशर पर फ्यूगेसिटी इक्वल होता है या प्रोपोर्शनल होता है। इसी के आगे यहाँ पे लिखे क्या लिखे हो, देखो रियल गैस का प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो रियल गैस आइडियल गैस के बिहेवियर को अप्रोच करता है। तो इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं, देखो तो कब लेते हैं तो ये लिमिटेशन लेते हैं हम लोग प्रेशर का F बाई P, और ये कहां से कहां तक, तो P जो है वह 0 की ओर क्या हो डाइवर्ट हो, ठीक है। तो और दैट इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं H बाई P, ये जो है यह इसके बराबर होगा H बाई P के, और इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं लिमिट R, और ये कहां से कहां P बाई O, और दैट इज आल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे फाइनल एक्सप्रेशन क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो ये देखो तो इन दोनों को बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है, देखो लिमिट आर P टू 0 इज इक्वल टू 0 और लो प्रेशर, और लो प्रेशर क्या है ये पर रियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए क्या होता है, आर क्या है फ्यूगेसिटी कोएफिशिएंट,
गुड, क्लियर है ये चीज? अब देखते हैं इसमें fluidity of solids and liquid. Fluidity of solids and liquid. तो इसमें देखो तो थ्योरी दिया हुआ है और ये थ्योरी क्या कहता है तो इसमें बताता है every solid and liquid के पास या लिक्विड के पास वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। के पास डिफिनिट वेपर प्रेशर होता है, डिफिनिट वेपर प्रेशर होता है, डिफिनिट वेपर प्रेशर होता है। दूसरा इसमें बोलता है कि सॉलिड एंड लिक्विड डिफिनिट प्रेशर पर डिफिनिट मतलब समझ में आता है निश्चित, ठीक है। तो निश्चित वेपर प्रेशर होता है सॉलिड के पास, लिक्विड के पास। अब बोलता है कि अगर हम सॉलिड और लिक्विड का निश्चित प्रेशर पर उसको स्टडी करें तो हमको पता चलता है कि सॉलिड एंड लिक्विड को निश्चित प्रेशर पर स्टडी करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर और प्रेशर पर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर तो ये क्या होते हैं इक्विलिब्रियम में होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। जो सॉलिड और लिक्विड है उसको डिफिनिट प्रेशर पर, एक निश्चित प्रेशर पर, सॉलिड के लिए अलग निश्चित प्रेशर होगा और लिक्विड के लिए अलग निश्चित प्रेशर होगा। उस पर अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर उसका स्टडी करते हैं तो स्टडी करने पर हमको पता चलता है कि सॉलिड और लिक्विड दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो ये इक्विलिब्रियम में हो गए। अब इससे हमको क्या पता चलता है, इससे देखो आगे इसमें बताया जाता है कि
सॉलिड और लिक्विड की, सॉलिड एंड लिक्विड के इक्विलिब्रियम में होने से उनका केमिकल पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल, उनका केमिकल पोटेंशियल must be same as, यह क्या होता है, यह सेम होता है, must be same as the that of the pressure, sorry, that of the vapor। देखो तो क्या बोला, सॉलिड और लिक्विड जब इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं तो उससे क्या होता है, तो उसका जो केमिकल पोटेंशियल होता है, केमिकल पोटेंशियल का पढ़ चुके हैं, तो उसका जो केमिकल पोटेंशियल जो होता है वह सेम होता है किसके, उसके वेपर, ठीक है, मतलब उसके वेपर के केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, तो उसके सेम। हेंस thus solid and liquid के इक्विलिब्रियम नहीं, सॉलिड एवं लिक्विड के लिए फ्लूइडिटी, इसलिए देखो दाउस इसलिए होता है सॉलिड एंड लिक्विड के लिए फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी उसके वेपर प्रेशर के, वेपर प्रेशर के approximately इक्वल होता है। मतलब फ्लूइडिटी जो है वह सॉलिड और लिक्विड के लिए देखें तो वह इसके बराबर होता है, वेपर प्रेशर के बराबर होता है, ठीक है। गैस के लिए सीधा सीधा वह प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन यहाँ पे हम देखें तो इसके बेसिस पर बता सकते हैं कि फ्लूइडिटी जो होता है, फ्लूइडिटी यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो वेपर प्रेशर। ये बताते हैं इसके determination of फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी का डिटर्मिनेशन देखते हैं। तो इसमें हमको मेनली 4 डिटर्मिनेशन मेथड जो है वो होते हैं, जिसमें से फर्स्ट 3 जो है वो मोर इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इनके नाम देख लेते हैं। पहला होता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा होता है एप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन, एप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन मेथड, तीसरा जो है इसमें से गायब है, तो चौथा को हम लोग तीसरा लेकर चल रहे हैं
है तीसरा भी जनरल मेथड, जनरल मेथड। और चौथा है हमारा फ्रॉम इक्वेशन ऑफ स्टेट, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ स्टेट। देखो इसमें से क्या है, तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा छोटा छोटा है, इसको जो है देख सकते हो, ये और ये देखा जा सकता है, लिख लेना उसको। और चौथा जो है उसको छोड़, ठीक है। चौथा इतना लंबा है जितना अभी तक पढ़े हैं उतना, तो मतलब क्या है नहीं, ठीक है। तो क्या करना, पहला, दूसरा, तीसरा तो देख लो, देखोगे कि बताऊं, ठीक है, क्योंकि ये तो भेजा जा चुका है ना, तो उससे देख करके उतारना। क्लियर है? तो इतने में फ्यूगेसिटी कंप्लीट।